हेलो स्टूडेंट। अपन ने पहली क्लासों में अपन ने 9th क्लास के एक चैप्टर को डिस्कस किया था जो भौतिक विज्ञान का था। उसमें अपन ने गति के बारे में डिस्कस किया था। जो अगला अपना टॉपिक है वो है फोर्स, बल। बल क्या होता है कि एक नॉर्मली चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर आप उसको धक्का दोगे तो आपको पावर लगानी पड़ेगी, फोर्स बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि वो कोई गिर रहा है, उसको अगर आपने खींच के बाहर निकाला है तो क्या हो गया? एक प्रकार का धक्का दिया या खींचा है, खिंचाव है। इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु, जो व्यक्ति खड़ा है, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है। और वो परिवर्तन कौन कर रहा है? आप खुद। तो वस्तु, उसको गति में ला रहे हो, गति में ला रहे हो, नहीं, गति में ला सकने वाली क्षमता जो होती है, पावर होती है, जो एफिशिएंसी कैपेसिटी होती है, वो होता है बल। बल की डेफिनेशन अपन सीधा बेसिक से पढ़ेंगे, जहाँ से बल की उत्पत्ति हुई वहां से पढ़ेंगे कि एक प्रकार का ये क्या होता है, धक्का या खिंचाव होता है कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना है, कि भाई उसको उसको चेंज करना है। जैसे कोई खड़ा है, उसको आगे धक्का देना है, 2 मीटर आगे जाके गिरना चाहिए, या कोई 2 मीटर दूर है, उसको पकड़ के ट्रेन में खींचते हैं ना अपन, ट्रेन में कोई छूट जाता है तो वैसा। इसका मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस वन, ये होता है। बल्कि विमा भी होती है M1 L1T-2, वो 11th क्लास में। अभी आप सिर्फ यही पढ़े। ये एक सदिश राशि है, ये दिशा में कार्य करती है। इसका परिणाम भी होता है, जैसे 5 न्यूटन बल लगा उत्तर दिशा में, 5 न्यूटन बल लगा नीचे की ओर, ऊपर की ओर, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, अप डाउन, ऐसा। अब बल कितने प्रकार के होते हैं? बल होते हैं 4 प्रकार के, और प्रबलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला प्रकार है घर्षण बल। आपने सबने सुना होगा घर्षण बल, तो ये तो पक्का है कि वस्तु गति की दिशा कर रही है, जैसे गति कर रही है आगे की ओर, और उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी उसको रोकने का काम करता है। जैसे आप जा रहे हो, पीछे होते हैं ना कुछ लोग जो आपको रोकने का प्रयास करते हैं, वही चीज़ होती है। जैसे किसी बॉक्स को खिसकाना है, अब बिल्कुल चिकनी सतह रहेगी तो क्या होगा? वो अपने आप ही फिसलने लग जाएगा। और यदि खुरदरी सतह होगी तो विरोध करेगा ना वो तुम्हारा, तुमको रोकेगा ना आगे जाने के लिए। वो चीज़ है कि जो वस्तु की गति की दिशा में के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लोग पीछे से खींचने के काम करते हैं। यहाँ भी घर्षण बल लगता है। ये हमेशा 2 सरफेस के मध्य लगता है। जैसे आंगन में चलते तो घर्षण की वजह से चलते हैं। अब इसको कम करने के लिए क्या होता है कि भाई घर्षण को बढ़ा, हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए। कम करने के लिए करते हैं चिकनी बना दे सदा, जिसपे अपन ने शूज होते हैं वो फिसलने लग जाते हैं। चिकनी गोली, चिकनी गोली का मतलब जानते हो? बॉल बियरिंग। वो साइकिल में लगते हैं ना, गोल 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 छर्रे टाइप। वो क्या करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, उसको चिकनाहट महसूस करवाते, वो होता है। और लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया घर्षण बल। अगला है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जिसे अपन ने पिछली लास्ट टाइम पढ़ा था, एक समान वर्तीय गति में जब कोई वस्तु वर्तीय पथ पर गति करे, एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है, तो उसे सेंटर से एक फोर्स लगता है जो उसको बांधे रखता है। अगर अगर पत्थर को घुमाया जा रहा है, अगर अपन सेंटर से छोड़ देंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके गिरेगा। वो गिरेगा किस किस दिशा में? उस सर्किल के स्पर्श रेखीय दिशा में गति करता हुआ गिर जाएगा। प्रत्येक बिंदु पर केंद्र उसको सेंटर की ओर खींचेगा। जैसे सूर्य है, सूर्य एक ही जगह है, उसके चारों ओर कौन घूम रहा है? पृथ्वी। अब पृथ्वी किस कारण से घूम रही है? अभी केंद्रीय बल लग रहा है उसके ऊपर। ठीक है, इसी कारण टिकी हुई है वो, उसके चारों ओर गति कर रही है। फिर है चुंबकीय गति। अब कोई अपन, जैसे घर में भी अपन ऐसा काम करते हैं, कोई चुंबक है, उसको किसी लोहे की चीज़ पर चिपकाने का प्रयास करते हैं। जैसे उसके पास ले जाते हैं, उसको खींचने का प्रयास करता है ना वो, अपने बल लगाता है, वो लोहे की वस्तु उसको खींचती है। जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं चुंबकीय बल। अब जैसे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय द्वारा कि चारों ओर फैले गए चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धातु द्वारा बल लगाया अनुभव किया जाता है। जैसे अलमारी पर चुंबक चिपकानी, तो उसके क्या करेगा? उसको उसकी ओर अपने आकर्षित करेगा। वह गति जो कहलाती है, जिसको गति मोशन करते हैं, वह चुंबकीय गति कहलाती है। और जो लगाया गया बल है वह कहलाता है, जो अपना अगला जो टॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि भाई दो पिंडों के मध्य लगता है, ये तो पक्का है। एक पिंड है M1, एक पिंड है M2। दोनों के मध्य अट्रैक्शन से, एक पृथ्वी मान लो एक सूर्य मान लो, दोनों के मध्य आकर्षण बल से
जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब बल की प्रबलता के आधार पर, यानी उसकी एफिशिएंसी के आधार पर, कितना प्रबल है वो बल। दो बल होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित और असंतुलित में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि किसी वस्तु पर लगने वाले बहुत सारे बल लगते हैं, जैसे चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, बहुत सारे बल लग रहे हैं ना। उन सब का वैल्यू, जो योग आता है उसका, जो एडिशन आता है वो जीरो होता है। या तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे या दोनों ऐड हो जाएंगे। यानी तीन बल इधर से लग रहे हैं लेफ्ट साइड से, तीन बल राइट साइड से निकल रहे हैं, बल की क्रिया रेखा निकलने वाली है और इधर से ऐड होने वाली, तो उन दोनों का एडिशन, जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फोर्स। और अनबैलेंसिंग फोर्स यानी ऊपर नीचे हो रहा है, कि इधर कभी पांच इधर फोर्स एक तरफ लग रहे हैं, दो उधर से निकल रहे, तो कितना का, तीन का डिफरेंस, यानी उसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती है, वह असंतुलित बल होता है। अब असंतुलित बल यानी अनकंट्रोलेबल, जो बैलेंसिंग नहीं हो, बैलेंस नहीं हो। इससे क्या होता है कि अगर अनबैलेंस कोई फोर्स लगाया, उससे क्या होगा कि उसकी चाल में या उसकी गति में फर्क आ जाएगा। अब इधर से 5 की स्पीड से धक्का दे रहे हैं, उधर 5 की स्पीड से धक्का दे रहे हैं, अनबैलेंस गाड़ी हो जाती है। गाड़ी की अनबैलेंसिंग देखी होगी तुमने, कभी 100 से ऊपर चलाते तो उसको असंतुलित बल लगता है। उससे क्या होता है, उसकी गति में, दिशा में परिवर्तन आ जाता है। सीधी चलने वाली टेढ़ी बाकी चलने लग जाती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी चलने लग जाती है, सॉरी। किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। अगर तुमको जीरो की स्पीड से, आजकल देखा होगा एक्सेलेटर करके स्पीड तेज की जाती है एकदम, या 2 मिनट में 100 की स्पीड से हो जाती है। वो क्या होता है कि उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको अनबैलेंसिंग फोर्स देना पड़ेगा, असंतुलित बल देना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। वस्तु की चाल में परिवर्तन जब तक बनी रहेगी, यदि यदि वस्तु में चाल में परिवर्तन होगा, कभी 5 की स्पीड चल रही है 10 की स्पीड से, जब तक उस पर अपन अनबैलेंसिंग फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वह बदलेगी नहीं। अब है गति के 3 नियम जो न्यूटन ने दिए थे। आप भी जानते हो न्यूटन के गति के नियम। पहला नियम बहुत ही इजी है, मैं बताता हूँ तुम्हें, अच्छे से सुनना है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं गति का पहला नियम। कि कोई वस्तु है, माना कि एक बॉक्स है, जो अपन पासा खेलते हैं ना, गोटी वाला पासा, उस पासे को रखा, वह तब तक स्थिर बना रहेगा, तब तक वह अपनी जगह पर बैठा रहेगा, जब तक उसको अपन अपन धक्का नहीं देंगे या बाह्य बल कार्यरत नहीं करेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी है। एक वो गति कर रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, गति कर रही है तो उसको रोक दिया तो क्या हो गया, विरोध कर दिया, उस पर बाह्य बल कार्यरत नहीं है। जब तक अपन बाहर से कोई भी बल नहीं लगाएंगे, वह गति कर रही है तो गति करती रहेगी, रुकी है तो रुकी ही रहेगी। ये गति का प्रथम नियम है कि सभी वस्तुएं, जो भी वस्तु होती है वो अपने परिवर्तन का विरोध करती है। कोई गाड़ी खड़ी है, वो उसको अपन जबरदस्ती चला रहे हैं ना, वो खुद थोड़ी कह रही है तुम्हें कि मेरे को चलाओ, परिवर्तन का अपन विरोध कर रही है, वो विरोध करना चाह रही है। कि किसी वस्तु पर लगने वाला असंतुलित बाह्य बल, अनबैलेंसिंग बल ही लगता है हमेशा, अनबैलेंसिंग फोर्स लगाता है। अपन हमेशा कभी फैक्ट फोर्स नहीं लगाते, जैसे 5 की स्पीड से फोर्स लगाना है, 5 न्यूटन का बल लगाना है, फैक्ट नहीं लगाते कभी, 5 6 5 पॉइंट इरर के हिसाब से अनबैलेंसिंग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जिससे क्या होता है, उसकी वेग में परिवर्तन हो जाता है, यानी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। या कोई पासा है, अगर उस पर, जैसे अपन कैरम खेलते हैं ना, तो कैरम में अपन फोर्स लगाते हैं अपनी स्टाइगर घोटी से, तो क्या होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, उससे त्वरण उत्पन्न होता है। अब इसमें एक टॉपिक है जड़त्व। जड़त्व पहले नियम से रिलेटेड ही है। इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु विराम में पड़ी है या गति कर रही है, तो उसकी जो प्रवृत्ति है कि विराम रहने की अवस्था और गति करने की अवस्था को ही जड़त्व कहते हैं। बस जड़त्व का नियम अलग है। जड़त्व, खुद जड़त्व जो होता है ना, इनर्शिया, इसको इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं, वह जड़त्व कहलाता है। कि वस्तु विराम में पड़ी है तो विराम में पड़ी रहेगी, अगर एक समान वेग से गतिशील हो रही है तो गतिशील ही होती रहेगी। ये जड़त्व कहलाता है। जड़त्व क्या होता है, एक वस्तु का गुण होता है। जड़त्व, जैसे कोई वस्तु का द्रव्यमान नापना है तो उसको जड़त्व से नापते हैं, कहते हैं, ये लाइन्स हैं। इसका मात्रक होता है किलो,
जड़त्व भारी वस्तुओं का सबसे ज़्यादा होता है। अगर 10 न्यूटन का गोला है, कोई लोहे का गोला है, भारी है, तो उसका जड़त्व का मान भी अधिक होगा। पहले अपन ने जड़त्व के बारे में सीखा, फिर अब जड़त्व का नियम आएगा कि विराम अवस्था की वस्तुएं विराम में ही बनी रहेगी। यही चीज़ है, पासे की गोटी अगर एक जगह पड़ी है, स्थित पड़ी है, तो स्थित पड़ी रहेगी। यदि कोई गतिमान वस्तु कर रही है, नहीं वो कहता है ना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही, गति की अवस्था में बनी रह रही है। जब तक वन पृथ्वी को बाहर से फोर्स नहीं देंगे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, हो भी सकता है, साइंटिस्ट कर रहे हैं, अगर बाहर से धक्का देंगे तो क्या होगा, गति अवस्था चेंज करेगी। यानी अपने किस किस चीज़ों को बदल रही है, विराम है तो विराम का जड़त्व, गति कर रही है तो गति का जड़त्व, और तीसरा है दिशा का जड़त्व, उसको दिशाहीन बना देना, कि गोल गोल घूम रही है उसको धक्का दे के किसी और दिशा में पहुंचा देना। वह जड़त्व का नियम कहलाता है कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, उस पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, जड़त्व का नियम कहलाता है। इसमें एक है टॉपिक द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। सही बात है, कोई वस्तु पड़ी जैसे 5 न्यूटन का गोला है, उसमें कितना फेरस है यानी कितना लोहा है, उसमें पदार्थ की मात्रा कितनी है, उसके अंदर गोले जैसे कोई खाली बॉल होती है, उसके अंदर अपन रेत भरते हैं ना, तो उसमें क्या हो गया, उसका पदार्थ की मात्रा उससे वो भारी हो गई, तो उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान वो किलो में भी नापते हैं, ग्राम में भी नापते हैं, क्विंटल में भी नापते हैं। हाँ, किसी वस्तु का जड़त्व का माप कहलाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान ये होता है। पहला नियम यही कहलाता है कि कोई वस्तु इस विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाए। अब सेकंड नियम क्या कहलाता है कि किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण बल पर डिपेंड करता है, कि अगर तुमने बल लगाया तो ही वह वस्तु त्वरण उत्पन्न करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। अधिक अब अगर अपन को ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए, ज़्यादा वेग चाहिए, तो क्या करेंगे, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वही चीज़ है कि अगर उसमें उत्पन्न कर दिया, जैसे 500 किलो का ट्रक है, वो चल रहा है, उसमें वेग पर निर्भर करता है कि उस वस्तु में उत्पन्न प्रभाव, उसके द्रव्यमान जो 500 किलो का है उसके वेग पर डिपेंड करता है। ये सेकंड नियम है। सेकंड नियम क्या कहलाता है, किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण बल पर निर्भर करता है कि आप कितने का एक्सीलरेटर दे रहे हो उसको, कितने की वेलोसिटी दे रहे हो। तो इसमें टॉपिक है संवेग, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये सदिश राशि है कि सदिश ही होगी। अब ट्रक चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, किस दिशा में, उत्तर दिशा में या नॉर्थ साइड में, तो क्या हो गया, संवेग कहलाएगा। वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये सदिश राशि है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम कैसे आया, द्रव्यमान का किलो, वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, बस। अगला टॉपिक है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन करके वेग में परिवर्तन करके वस्तु के संवेग में परिवर्तन कर सकते हैं। बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर m/v, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान में परिवर्तन करेंगे, वेग में परिवर्तन करेंगे, तो ऑब्वियसली संवेग में परिवर्तन होगा। और संवेग में परिवर्तन के लिए क्या चाहिए, अपन को फोर्स की आवश्यकता चाहिए, फोर्स की नीड चाहिए, कि अपन को अधिक से अधिक बल लगाना है। तो वो डिपेंड किस पे करेगा, टाइम पे, कि आप कितने समय में बल लगा रहे हो, वह क्या होगा, संवेग में परिवर्तन ही होगा ना, कि भाई संवेग में परिवर्तन हो रहा है। और ये हमेशा अनबैलेंसिंग फोर्स जो किसी भी दिशा में लग रहा है, ठीक है, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन करना है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंजेबल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको अनबैलेंसिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। और कौन सी दिशा में लगाना पड़ेगा, उस फोर्स पे समानुपाती होता है, यानी P बराबर m/v। v क्या मतलब हुआ, अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, और u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी है, u मीटर पर सेकंड -1, v मीटर पर सेकंड -1, टाइम कितना है t। तो क्या हो गया, P1 बराबर mu प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग, दोनों का परिवर्तन, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, P1 माइनस P2। ये संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, mu-v/t। अब u-v को क्या लिख सकते हैं अपन, ए का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब बताओ एक्सेलरेशन कहाँ से आया, गति के प्रथम नियम से एक्सेलरेशन आया। तो अब इसको आगे बताने के लिए क्या करते हैं कि भाई u-v/t की जगह ए रखते हैं। F समानुपाती ma,
समानुपाती का निशान हटेगा तो उसकी जगह के कांस्टेंट आएगा। के का मतलब होता है असमानुपातिक स्थिरांक, कांस्टेंट वैल्यू। उसकी वैल्यू 1 होती है तो F बराबर m है। ये एक फॉर्मूला यूज हुआ। अब है ये सेकंड नियम। सेकंड नियम संवेग पर डिपेंड करता है, पहला नियम जड़त्व पर डिपेंड करता है। जो तीसरा है वो क्रिया प्रतिक्रिया बल, यानी मोमेंट को कंजर्वेशन, जो संवेग का संरक्षण होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सबसे अच्छा उदाहरण बंदूक का है। बंदूक की गोली आगे जाती है, धक्का पीछे लगता है। वही अपन चलते हैं तो अपने शूज से अपन धरती को पीछे धकेलते हैं, तभी तो अपन आगे खिसकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। अब जैसे जैसे मैं बताता हूँ टॉपिक कि जैसे है ना, अपन चल रहे हैं, चलने से क्या होगा, चलने से अपन एक वस्तु पर बल लगा रहे हैं। सुनो, जब एक वस्तु यानी खुद, अपन खुद के पैर को माने, दूसरी वस्तु जमीन, धरती, जब दूसरी पर पहली द्वारा बल लगाया जाता है तो दोनों बल एक ही दिशा के समान होता है। ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तुमने तो धरती भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। एक आगे की ओर जाएगा, एक पीछे की ओर जाएगा। यानी बंदूक वाला केस, बंदूक में गोली आगे जाएगी और वेग पीछे जाएगा, दोनों का वेग बराबर होगा, 5 न्यूटन 5 न्यूटन। यानी इसकी क्वांटिटी तो सेम होगी, यानी समान परिणाम तो होगा, लेकिन दिशा अलग अलग होगी, आगे पीछे। और ये कोई एक वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं कि भाई एक वस्तु, दो अलग अलग वस्तु, बंदूक और गोली, धरती और अपना पैर। ऐसे नाव में भी होता है, नाव से सवार होता है, जब नाव पे जैसे अपन उतरते हैं तो क्या पीछे की ओर धकेलते हैं उसको, वही होता है। इसमें आगे की ओर क्रिया बल, पीछे क्रिया प्रतिक्रिया बल, ये होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं इस तीसरे नियम को, गति का, कि किसी वस्तु पर यदि बल लगाया तो बल लगने वाले को क्रिया बल कहते हैं। जिस पर अपन कोई वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई वस्तु पर बल लगाती है तो इस बल को क्रिया बल। और जब वस्तु वापस विपरीत दिशा में उस पर बल लगाती है उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया, रिवर्सिबल फोर्स, वापस उस पर फोर्स लगाना। ये क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, ये तो पक्का है, ये तो मैंने शुरू में बता दिया। दोनों का मान समान होगा अगर यदि एक समान परिणाम में त्वरण उत्पन्न नहीं करते। एक समान परिणाम में यानी जैसे 5 न्यूटन 5 न्यूटन, 10 न्यूटन 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता। द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा कि जैसे धरती कितनी भारी है और अपना पैर कितना छोटा है, इनका मास तो अलग अलग है। जैसे M1 और M2 दो पिंड हैं, दो पिंड अगर टक्कर कर रहे हैं तो टक्कर के बाद क्या होगा, दोनों का योग हो जाएगा, यानी दोनों का द्रव्यमान जुड़ जाएगा। त्वरण में उत्पन्न नहीं कर सकते अपन को, एक्सेलरेशन नहीं कर सकते। अब उसकी मर्जी है कितना स्पीड से जाए कितना स्पीड से नहीं जाए, उससे बल पे डिपेंड करता है। जो तात्क्षणिक बल लगता है उस पर डिपेंड करता है कि जब एक वस्तु द्वारा दूसरी पर बल लगाते हैं तो क्या होता है, दूसरी भी पहली पर बल लगाती। ये तो संसार का नियम हो गया कि अगर आप संसार को खराब करोगे तो संसार भी क्या करेगा, तुम्हें खराब करने की कोशिश करेगा। प्राकृतिक चीज़ों में जाओ, भौतिक विज्ञान इसे तो कहते हैं, फिजिकल फिजिकल चीज़ें। एक तो केमिकल साइंस होती है, यानी रसायन। रसायन में क्या होता है, केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री में एक वस्तु से दूसरी वस्तु बदल जाती है, कभी कभी रिवर्सिबल भी होती है, कभी नॉन रिवर्सिबल भी होती है। वही चीज़ है। रिवर्सिबल होने का मतलब है कि भाई अगर तुमने प्राकृतिक मानव को गंदा किया तो वो भी तुम कुछ करेंगे ना, हानि पहुंचाएंगे पर्यावरण को, वही चीज़ है। ये वहाँ भी नियम काम करता है। तो न्यूटन ने बहुत अच्छे अच्छे नियम दिए। पहला नियम कौन सा नियम है बताओ। कोई वस्तु अगर स्थिर पड़ी है तो स्थिर ही पड़ी रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी। अगर गति में कैसे, कोई बॉल को लुढ़काते हैं, अगर उसमें आपने विरोध कर दिया, उसको रोक दिया, इसका मतलब क्या हो गया, विरोध किया आपने, गति को परिवर्तन किया, बाह्य बल लगाया। बाह्य बल लगाने से क्या हो गया, जड़त्व में परिवर्तन हो गया। अब सेकंड नियम क्या कह रहा है कि भाई द्रव्यमान वेग, गाड़ी वाला उदाहरण लेना। हाँ, P बराबर mU, यानी संवेग में परिवर्तन। कि भाई त्वरण लगाया तो इस पर बल पर डिपेंड करेगा, अगर बल को मापना है तो अधिक वेग प्राप्त करना है तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। गाड़ी के उदाहरण से समझना हो। तीसरा है बंदूक से, बंदूक की गोली आगे नली पीछे, ऐसा। तीसरा नियम है, उस पर अच्छा डिपेंड एक नंबर है कि मोमेंट कंजर्वेशन। कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना इस पर। अनबैलेंसिंग कंट्रोल कार्य नहीं करता, बस
बिल्कुल बैलेंस में जाएगी चीज़ें। M1 पिंड आगे खिसकेगा, M2 पे फोर्स लगाएगा, M1 M2 दोनों जुड़ जाएंगे, बात खत्म। ए द्वारा बी पर बल लगेगा, बी द्वारा ए पर। सबसे पहले क्या होता है, दो पिंड होते हैं, टकराने से पहले टक्कर नहीं हो रही है, फाइनल कंडीशन इनिशियल कंडीशन पे है। टकराने के बाद क्या फाइनल कंडीशन हो गई कि भाई दो वस्तुओं के संवेग का योग, जो मोमेंट का एडिशन होता है वो क्या टकराने से पहले बराबर टकराने के बाद। जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य है, अनबैलेंसिंग कंट्रोलेबल कार्य नहीं करना है, संवेग संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, ए का द्रव्यमान एम ए, बी का एम बी, दोनों टकराए, अनबैलेंसिंग फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ए द्वारा बी पर बल लगेगा तो क्या हो गया एफ ए बी, बी द्वारा ए पर लगेगा तो क्या हो गया एफ बी ए। ध्यान रखना बी से ए पर आ रहा है। ठीक है, ए से बी पर जा रहा है, बी से ए पर आ रहा है कि भाई M1 पिंड है, वो M2 पर फोर्स लगाया, M1 का U यानी प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक द्रव्यमान M1 जो पहले पिंड का है, एफ ए द्वारा बी, बी द्वारा ए, दोनों का फोर्स का मान एफ बराबर एम ए बराबर क्या होता है, गति के प्रथम नियम से निकालना है। एफ ए बी बराबर MAUA-VB/T, एम बी की जगह FBA, बी द्वारा ए पर संवेग, ए द्वारा बी पर संवेग, दोनों को बराबर रखना। क्यों बराबर रखना भाई, जरूरी है क्या, संवेग का संरक्षण हो रहा है। मोमेंट टकराने से पहले बराबर टकराने के बाद, मोमेंट कंजर्वेशन, ये चीज है। बस यही प्रूव करना है कि संवेग संरक्षित होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, सिद्ध कीजिए कि संवेग संरक्षित होता है तथा संवेग का संरक्षण का नियम भी लिखिए। तो ये जो टॉपिक अभी पढ़ाया मैंने वो कंफर्म आएगा 3 नंबर में, 5 नंबर में, होप सो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। बल जो टॉपिक है वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे आता है, आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन में अच्छे से बल का बेसिक है। ये बेसिक हमेशा क्लियर रहना चाहिए, बेसिक क्लियर है कोई नहीं रोक सकता तुमको। मेरी क्लास से अच्छी लगी तो लाइक करना, और इसकी PDF ज़रूर ज़रूर अपलोड की जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ से आप ले लेना। थैंक यू सो मच।